गुड मॉर्निंग दोस्तों, હું મજીઠિયા રાધિકા। आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पेज नंबर 26 भाषा सज्जता के बारे में बताऊंगी। आपने निकाला पेज नंबर 26? वेरी गुड। पढ़िए और समझिए। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। हमें पता है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम कई बार कहावतों का उपयोग करते हैं। बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहावत बोलते हैं। हमारी कोई बात पर उसे कहावत याद आती है और वो कहते हैं। इसी तरह रामजी भाई ने भी दोहरा लाभ हुआ, इसलिए उसको कहावत के रूप में कहा गया कि आम के आम गुठलियों के दाम। उसका अर्थ हुए ये दोहरा लाभ होना, यानी दोनों तरफ से लाभ है होना। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं। भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। दोनों तरफ से है ना बाल मित्रों। एक टके के भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं और दूसरा टके गोबर की खाद यानी खातर बनाकर उसका भी उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दोनों तरफ से उसे लाभ होता है। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा यानी नफो कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए, यानी कि हम आम खाते हैं और उसकी गुठलियाँ होती है, उसका भी उपयोग हम करते हैं ना दोस्तों। वेरी गुड। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही जाती है, यानी कि दो तरफ से लाभ हो तो यह कहावत की जाती है कि आम के आम गुठलियों के दाम। लोगों अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहता है। हमें जो लोग होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं और ये समाज की रूढ़ बन गई है, बराबर, और उसको कहावत कहा जाता है। पढ़कर समझिए। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना, उसका अर्थ है। दूसरा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्मों के अनुसार फल मिलना। साच को आँच नहीं, यानी सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। यही कई सारी उक्ति है जो हम रोज बरोज की जिंदगी में देखने को मिलती है। कोई लोग होते हैं वो बोलते हैं, इसलिए हमें कई बार सुनने को मिलती है। ऐसी कहावतें मिलती है ना दोस्तों। वेरी गुड। ऐसे ही मैं आपको और एक कहती हूँ। जब अधिक मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता है तो उसके लिए कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बराबर, लोगों के अनुभव के आधार पर कहा जाता है इसे। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। दूसरा, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तीसरा, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। चौथा, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है। पांचवा, क्षमा वीरों का आभूषण है। अब आप ये सब वाक्यों में देखेंगे तो अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया और प्रेम, क्षमा, इस सब के नीचे
रेखा खींची गई है। बराबर ना दोस्तों? रेखांकित शब्द है ई किसका बोध कराता है? तो कि एक भाव का दोष कराता है। अहिंसा एक भाव है। चढ़ाई तो कि पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो कैसी है? तो कि एक भाव दर्शाता है कि चढ़ाई बहुत कठिन है। हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कि विनम्र होना चाहिए। विनम्र क्या है? तो कि भाव है, एक प्रकार का भाव है जो हमें रोज बरोज की जिंदगी में देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है। शांति, दया और प्रेम क्या है? तो कि एक प्रकार का भाव है। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा भी क्या है? तो कि एक प्रकार का भाव है। यानी कि जिस वाक्य में गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर दोस्तों? आपको समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। अब पेज नंबर 27। मैंने आपको कहा ही कि भाववाचक संज्ञा जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा का आदि का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चकोरे से सही निशान कीजिए। तो इसमें कौन सा आएगा भाववाचक संज्ञा? तो पहला है सच्चाई। सच्चाई क्या है? तो कि एक भाव दर्शाता है। दूसरा ऊंचाई, तीसरा बचपन, लंबाई, अमीरी अने बुढ़ापा। बराबर? ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। क्या रहती है? भीड़। तो भीड़ छे ई एक करता વધારે लोगों के लिए वपरा जाता है, इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। टोली यानी कि एक करता વધારે बच्चे। तीसरा, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सभा, तो सभा है क्या है? तो कि वो भी एक करता વધારે व्यक्ति के लिए कहा जाता है, इसलिए हमें उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द भीड़, होली और समा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि समूह का अर्थ था एक करता વધારે लोग, इसलिए भीड़, टोली और सभा को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। बराबर दोस्तों? आपको समझ आ गया ने? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय।